हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन के ऊपर टॉपिक रहेगा। इसमें आज हम जो कवर करेंगे मुख्य रूप से उसमें हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो इसके लेसन के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको काम आएंगे। किसी भी टाइप की क्विज होती है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, सी टेट का एग्जाम होता है। सी टेट का मतलब हमारे जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो एस्टेट होता है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं, किसी भी जॉब के जो एग्ज़ाम होते हैं या हमारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जो जैसे आप आईआईटी का देते हो, IIEEE का देते हो +2 पास करने के बाद, टेक्निकल कोर्स में एडमिशन के लिए आप अप्लाई करते हो तो उनमें भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन यदि आप हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देखें, IAS का एग्ज़ाम देखें या किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम देखें, वो सारे के सारे NCERT बेस्ड होते हैं। तो इसमें हमने NCERT के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको कवर करने की कोशिश की है आपके लिए। तो इसलिए हमारे जो आज का सेशन है उसका नाम भी ये रहेगा, क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर का हम पूरे के चैप्टर का क्विक रिव्यू लेंगे। छोटे छोटे टॉपिक में आपको लेसन समझाने की कोशिश करते हैं ताकि जो आप अभी तक आपने सीखा वो कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहला हमारा जो है ग्रेविटेशन है। तो ग्रेविटेशन हमने जो डेफिनेशन लिया उसकी डेफिनेशन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। दो बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम ग्रेविटेशन का नाम देते हैं। और ग्रेविटेशन पे देखिए हमारा पूरे का पूरा यूनिवर्स चल रहा है, हर बॉडी एक दूसरे से बंधी हुई है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फोर्स है, लॉ है हमारे यूनिवर्स के लिए। और देखिए हमारे पास जो बेसिक हमारी नेचर में जो है चार जो फोर्स हैं मुख्य रूप से, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक। ये फंडामेंटल फोर्स भी हम इसको बोलते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये चारों के चारों फोर्स। लेकिन आज का टॉपिक हमारा रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स पर। ये तीन आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, इसको बाद में रिवीजन में आएगा ये आपके लिए। तो बात करते हैं इनकी रेशो क्या है। सबसे स्ट्रॉन्ग कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक कौन सा है। रेशो के हिसाब से यदि हम देखिए हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे वीक फोर्स है, जिसकी रेशो कितनी होती है 1 मानकर यदि हम चलते हैं। इसके बाद इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो कि लगभग होता है हमारे पास 10⁻31। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये। इसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है 10⁻36। किससे? हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, और जिसकी पावर कितनी है ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38। इसका मतलब वीकेस्ट फोर्स कौन सा फोर्स हो गया हमारे पास? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा हो गया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। नेक्स्ट हमारा ग्रेविटेशन की अभी जैसे हमने डेफिनेशन की थी, डेफिनेशन क्या थी? इट इज़ द नेम गिवन टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। मतलब इस यूनिवर्स की हर वस्तु, हर बॉडी एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है और जिस फोर्स से वो खींचती है उस फोर्स को हमने नाम दिया है ग्रेविटेशन। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेविटी। देखिए ग्रेविटी क्या होती है? जब मान लो दो बॉडी होती हैं, दो बॉडी आपस में क्या एक दूसरे को खींचती है, लेकिन एक बॉडी यदि हमारी इसमें से अर्थ हो जाए तो फिर हम ग्रेविटी का नाम देते हैं। तो ग्रेविटी की डेफिनेशन हमारी क्या होती है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी बॉडी एंड द अर्थ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी बॉडी एंड द अर्थ इज कॉल्ड द ग्रेविटी। ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? आप यहाँ से डेफिनेशन ले सकते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब जिस तरह मर्जी से पढ़ सकते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो स्टेटमेंट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इनर्शिया, यानी कि मासेज के, यदि मास हम m1 m2 मान लेते हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू सेंटर। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आप 1 नंबर में 2 नंबर में दोनों जगह ये काम आएगी। और मैथमेटिकली हम इसको कैसे ड्रा करते हैं? देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू बॉडीज। मास, पहली बॉडी का मास m1 और m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हो जाएगा उसका फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन की आप डेफिनेशन किस तरह से लेंगे उसके लिए हमारे पास डेफिनेशन क्या है? द यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस सेपरेटेड बाय ए यूनिट डिस्टेंस। और इसकी वैल्यू क्या होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट है।
वैल्यू याद कर लीजिए। एक नंबर में मोस्टली आता है हमारे पास वैल्यू ऑफ जी क्या है, एसआई वैल्यू जो हमारे पास रहेगी इसकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर किलोग्राम स्क्वायर कह सकते हैं। ये हमारी हो जाएगी एसआई यूनिट में, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और यदि आप इसको सीजीएस में करना चाहें तो सीजीएस में इसकी जो वैल्यू रहेगी, हम सीजीएस में आप बता देते हैं इसको, उसमें सीजीएस में क्या रहेगा, 10⁻8 के स्थान पे हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻8 आ जाएगा, 10⁻⁻8 रहेगा, वो रहेगा सीजीएस में। सीजीएस में क्या रहेगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला रहेगा जी का, ग्रेविटेशन का, वो रहेगा हमारे पास m⁻⁻1 और इसके बाद रहेगा हमारे पास l⁻3 और फिर रहेगा हमारे पास t⁻⁻2। ये रहेगा हमारे पास इसका डायमेंशन फार्मूला। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, यानी कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या रिलेशन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू में क्या रिलेशन है। तो ये होता है हमारे पास जी, यानी कि ग्रेविटी किसके बराबर होती है, जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ ऑफ द सरफेस भी बोलते हैं इसको, या हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी में। और बोलते क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ हो जाएगा और ये डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस हो जाएगा। और जी हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी हमने अभी वैल्यू की थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसके बाद वेरिएशन ऑफ जी लेंगे हम, किस तरह से जी की वैल्यू जो है किस तरह से वेरी करती है। मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ किस तरह से लेते हैं, और देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए सर्टेन एल्टीट्यूड ए इज गिवन बाई, मान लो हमारे पास कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है और किसी मान लो हमारे पास अर्थ है और किसी हाइट एच पर निकालनी है, मान लो ये हाइट हमारे पास एच होती है, तो उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप कैसे लेंगे, तो जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इंटू 1 - 2h बाई आर, 1 - 2h बाई आर। तो ये कब होगा, जब h जो है r से बहुत ज़्यादा कम हो, r क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द अर्थ हो। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए सर्टेन एल्टीट्यूड एट हाइट ए इज गिवन बाई, हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए सर्टेन डेप्थ, यदि डेप्थ यानी कि हमें गहराई में लेके चलना है तो डी दिया, तो फिर हमारे पास जी डी क्या होगा, जी इंटू 1 - h बाई आर, ये हो जाएगा जब हम किसी गहराई की बात करते हैं। इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए सर्टेन लैटिट्यूड 5, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला रहेगा g5 इजिकल टू g - r ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर 5 ओमेगा के, हमारे पास यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि जब हम एट ए सर्टेन लैटिट्यूड जब एंगल के तौर पर लेते हैं तो फिर हम एंगुलर वेलोसिटी लेंगे वेलोसिटी के स्थान पर। इसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की हमने जो डेफिनेशन की थी, डेफिनेशन ले लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास प्लेस्ड इन या एट दैट प्लेस, यानी कि ई यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है, F/m। एफ क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, डेफिनेशन यहीं से बन जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ये डेफिनेशन हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की है। और जब हम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें, ई किसके बराबर होगा, F/m, और F का आपने देखोगा F किसके बराबर होता है, ma। F क्या होता है हमारे पास, यदि आपको पता हो, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए mg बन जाएगा। तो F के स्थान पे क्या आ गया हमारे पास mg और यहाँ पे m आ गया, तो m से m कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच जाता है। अब करते हैं हमारे पास चंद्रशेखर यूनिट क्या होती है, द मैक्सिमम मास या लिमिट बोलते हैं जिसको, मैक्सिमम मास दैट ए वाइट ड्वार्फ कैन हैव इज कॉल्ड चंद्रशेखर लिमिट, और ये इक्वल कितनी है, 1.4 टाइम द सन मास इज, जो सन का मास होता है उसको उसे 1.4 टाइम्स
हैवी होती है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? नंबर 1, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्क्राइब दी पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? पोजीशन दिखाता है, जैसे कि हमने वीडियो में पहले भी डिस्कस किया था। मान लो आप घर पर हैं तो वो आपका रेफरेंस ऑफ फ्रेम हो गया, और वो आप स्कूल में आ जाते हैं तो स्कूल और जो आपका घर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया आपको दर्शाने के लिए। तो दो तरह के हमारे पास ये होते हैं, एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन लॉ होल्ड गुड इज कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल रेफरेंस फ्रेम एट रेस्ट। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन लॉ ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड गुड्स इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ। एग्जाम्पल में लेंगे लीनियरली एक्सेलेटिंग फ्रेम या ए रोटेटिंग फ्रेम। एक्सेलेशन ऑफ ए बॉडी इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ड्यू टू रियल फोर्सेज। डी में द एक्सेलेशन ऑफ फोर्स ऑफ ए बॉडी इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ड्यू टू सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का होता है एक नकली फोर्स बोलते हैं जिसको, जो हमें आभास होता है लेकिन असली फोर्स नहीं होता, उसको बोलते हैं सूडो फोर्स। इसके बाद आता है हमारे पास मास। मास इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ मैटर्स कंटेन्ड इन ए बॉडी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मास की। मास इज डिफाइंड एट अमाउंट ऑफ मैटर्स कंटेन्ड इन ए बॉडी। मास ऑफ ए बॉडी कैन बी फाउंड बाई 2 डिफरेंट मेथड। नंबर 1 इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। तो 2 मेथड हमारे पास, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। तो इनर्शियल मास का मतलब हम क्या लेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू मेजर इट्स रेजिस्टेंस टू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इनर्शियल मास बोलेंगे इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास किसको बोलेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स it exerts on another body is called the gravitational mass. It has been experimentally observed that inertial mass and gravitational mass are equal. दोनों बराबर होते हैं, इसलिए इसके ऊपर यदि क्वेश्चन आता है तो आप इनर्शियल मास हो चाहे ग्रेविटेशनल मास हो दोनों सेम रहते हैं हमारे पास। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस डेफिनेशन क्या है? एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन द रिजल्ट ऑब्टेन आर सेम। दिस कॉन्सिक्वेंस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। मतलब रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा हमारे पास, इसलिए इसको इक्विवेलेंस ही बोलते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है, डेफिनेशन ले लेते हैं थोड़ी सी। स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, या हम यूँ कहें it is the velocity with which a body should be projected in order that it may revolve round the earth in an orbit। मतलब कि इस तरह की वेलोसिटी है जिससे कोई भी बॉडी जो हमारी अर्थ है उसके ऑर्बिट में वो घूमना शुरू कर दे, और वो किसके बराबर होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ की हमारे पास v0 किसके बराबर होती है? ओ का मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल लेके चलेंगे √gr। जी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 9.8, और आर हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी में हम क्या लेंगे डेफिनेशन में? द मिनिमम वेलोसिटी विद विच ए बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड टू ओवरकम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड द एस्केप। मतलब क्या है? एक ऐसी वेलोसिटी से हमें किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करना है, बाहर फेंकना है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाए और जो है स्पेस में आराम से घूम सके, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो उसका फार्मूला भी हमारा जैसे हमने अभी किया था, एस्केप वेलोसिटी के बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के फार्मूले में सिर्फ 2 का अंतर है, यानी कि ये हमारी डबल होती है, से √2gr हो जाएगी एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहता है ए सैटेलाइट वोज पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, या 24 आवर इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। दे अपीयर स्टेशनरी फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। यदि हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो स्टेशनरी होते हैं, क्योंकि उनकी जो वेलोसिटी है एज कम्पेयर टू अर्थ आर सेम। इसके बाद देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी कि जिसको हम v से लिखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को v से लिखते हैं, और वो क्या होता है हमारे पास? वर्क डन ओवर मास। वर्क डन ओवर मास यानी कि W/m होता है, और v वर्क डन हम यहाँ पे लेके चलेंगे gm, और मास यदि हमें v निकालना है तो gm/r हो जाएगा।
ये हो जाएगा हमारे पास दो फार्मूले। एसआई यूनिट इसकी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जूल पर किलोग्राम, और सीजीएस में होती है आर्ज पर ग्राम होती है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम करते हैं फार्मूला बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल्टीट्यूड, डेप्थ और शेप और रोटेशन के अनुसार हम इसके फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं ये फार्मूले, इनको नोट कर लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो नंबर 1 सबसे पहला फार्मूला हमारे पास जी एट ए हाइट एच, जब हाइट की बात करते हैं तो हमारे पास जब हाइट दी होती है ना वेरिएशन विद हाइट, तो जी एच यूज करेंगे, जी इंटू आर स्केयर डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्केयर, वेयर एच इज कंपेरेबल टू आर। और दूसरा रहेगा हमारे पास जी एच जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, जब h की वैल्यू r से बहुत कम हो। ये क्या है, कंपेरेबल टू r, ये तब लगेगा जब कंपेरेबल टू r होगा, और ये कब लगेगा, जब h की वैल्यू r से बहुत कम होती है। तो ये दो फार्मूले लेंगे हाइट पर, और इसी प्रकार हम डेप्थ पर जब फार्मूला लेंगे जी डी 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है, 1 माइनस डी बाई आर, व्हेन डी कितना हमारे पास 2h होता है, डी की वैल्यू 2h होती है, यहाँ पे देखें यदि, तो जी एच क्या हो जाएगा हमारे पास, जी डी हो जाएगा। और एट लैटीट्यूड जी डैश कितना होगा हमारे पास, लैटीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास जी माइनस आर ओमेगा स्केयर को स्केयर लैम्डा। और जब इक्वेटर पर की बात करते हैं तो इक्वेटर पर लैम्डा कितना होता है, 0 होता है, इसलिए जी किसके बराबर आ जाएगा, माने जी माइनस आर ओमेगा स्केयर। और जब पोल की बात करते हैं तो पोल पर लैम्डा हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री होता है, इसलिए पोल पर जो ग्रेविटी होगी हमारे पास जी के बराबर रहेगी। और जी पी माइनस जी ई, यानी कि दोनों की ग्रेविटी को यदि हम डिफरेंस में लें तो वो किसके बराबर होती है, आर ओमेगा स्केयर। कहने का मतलब इसको और उसको हमने जो है डिफरेंस में लेके चलते हैं तो ये आ जाती है आर ओमेगा स्केयर। और फार्मूला जो सैटेलाइट के जो हमारे पास फार्मूला है उसके लिए सबसे पहला फार्मूला हमारे पास वी क्या है, वेलोसिटी हमारे पास √2gm डिवाइड बाई आर, और जिसको हम √2gr भी बोलते हैं, और या हम लेंगे यहाँ पर √8/3 पाई जी पी आर स्केयर। वेलोसिटी आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास क्या रहेगी, वी एफ हो रहेगी हमारे पास, अंडर में वी आई का स्केयर माइनस वी ई का स्केयर। और जब हम इसको मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं तो ये भी ले सकते हैं एन स्केयर वी ई का स्केयर माइनस वी ई का स्केयर। और वी एफ दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से जब हम वी कॉमन निकाल लेते हैं तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा ये। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एट ए हाइट एच, जब ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करते हैं सेम वही फार्मूला जो थोड़ी देर पहले हमने किए थे, तो उसमें रहेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट या वी कह सकते हैं √gm डिवाइड बाई आर प्लस एच, या √gr स्केयर डिवाइड बाई आर प्लस एच, या आर यदि हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो ये हमारे पास क्या आ गया, r√g बाई आर प्लस एच। व्हेन ए सैटेलाइट वॉल्स इन एन ऑर्बिट क्लोज टू अर्थ, जब वो अर्थ के नज़दीक होता है तो फिर हम किस तरह से लेके चलेंगे हम उसके लिए, तो v क्या है √gr और वी ई क्या है हमारे पास √2v0, यानी कि जो हमारी ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर। और टाइम पीरियड क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला टाइम पीरियड निकालने के लिए, देखिए बिल्कुल बढ़िया फार्मूला है आपके लिए। तो ये फार्मूला भी लगाते हैं हम 2 पाई इंटू में आर प्लस एच वी हमारी नीचे ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 पाई अंडर में आर प्लस एच का क्यूब डिवाइड बाई जी एम, या 2 पाई अपॉन आर, यहाँ से यदि हम आर कॉमन ले लेते हैं तो आर प्लस एच की पावर 3 डिवाइड बाई जी, या ये फार्मूला हम तीनों में से कोई सा भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। और जब हमें हाइट ऑफ सैटेलाइट निकालना है तो हाइट ऑफ सैटेलाइट निकालने के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, एच टी स्केयर आर स्केयर जी 4 पाई स्केयर इस सारे का 1/3 माइनस आर, ये है हाइट ऑफ ए सैटेलाइट यदि हमें निकालनी है। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट माइनस GMM डिवाइड बाई आर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हाफ एम स्केयर, वही सेम फार्मूला है। और यहाँ पे फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू रख देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, GMM डिवाइड बाई आर आ जाएगा। और टोटल एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम करेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये देखिए हमारे पास दोनों एनर्जी को जब ऐड किया तो -GMM डिवाइड बाई 2R आ जाएगा। आल्सो E किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ दी U इजिकल टू -K, इसलिए यदि हम चेंज इन निकालना चाहते हैं एनर्जी में तो माइनस चेंज इन एनर्जी इजिकल टू U/2A, ये दोनों फार्मूले हम यूज करेंगे इस टॉपिक में। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या है, बाइंडिंग एनर्जी के लिए। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है हमारे पास,
बाइंडिंग एनर्जी ई, यानी कि जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है माइनस GMM डिवाइड बाई 2R का मॉडुलस लेते हैं, मोड में लेते हैं। जब मोड आ जाता है तो फिर माइनस का चिन्ह खत्म हो जाता है, इनके ऑलवेज वो हम उसको हमेशा पॉजिटिव लेकर चलते हैं। तो वो क्या हो गया हमारे पास माइनस GMM डिवाइड बाई 2R रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला। टाइम पीरियड का हो गया हमारे पास। और एंगुलर मोमेंटम यदि आपने निकालना है तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, नोट कर लीजिए। एंगुलर मोमेंटम जिसको हम जो है किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को। एल इजिकल टू होता है हमारे पास mv0, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इनटू में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको फिर हम आगे यदि आगे मैथमेटिकली यदि भी ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो हम एम ऐसे कैसे आ जाएगा, और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास √GM डिवाइड बाई क्या होता है आर, और आर पहले दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो कितना आ जाएगा m √GMM के अंदर भी ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास फार्मूला एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट। और अब करते हैं हम थोड़ा सा केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन के बारे में। केपलर ने हमारे पास 3 लॉ दिए थे। नंबर 1 तो लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहते हैं, ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोर्सिंग। और सेकंड था हमारे पास लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स, यानी कि एरिया वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और थर्ड उनका लॉ था हमारे पास लॉ ऑफ पीरियड बोलते हैं, हार्मोनिक लॉ भी बोलते हैं जिसको, वो क्या कहते हैं स्केयर ऑफ द टाइम पीरियड। स्केयर ऑफ द टाइम पीरियड, स्केयर ऑफ द टाइम पीरियड क्या हो गया हमारे पास टी स्केयर। स्केयर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। ये फार्मूला होता है हमारे पास केपलर थर्ड लॉ के लिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं आपके लिए, थोड़ा सा पॉइंट रहेगा हमारे पास। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल का मतलब मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल। नोट कर लीजिए दोबारा, मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड द फ्री फॉल। नेक्स्ट करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिए वाई वी कैन नॉट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वाई वी कैन नॉट मूव आवर फिंगर विदाउट डिस्टर्बिंग द इंटायर यूनिवर्स। कि कहने का मतलब क्या है, यदि हम अपनी एक सिंगल उंगली को हिलाते हैं तो पूरे का पूरा यूनिवर्स डिस्टर्ब होता है, मतलब हिल जाता है। इसका कारण क्या है, देखिए जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है सबसे वीक फोर्स है, ये हमने अभी पढ़ा है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों, तो पहले हम फिंगर वाला एग्जांपल लेते हैं। देखिए जब हम अपनी फिंगर को हिलाते हैं तो उससे क्या होगा, जो डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट एंड आवर फिंगर चेंजेस, तो डिस्टेंस क्या होगी, चेंज हो जाएगी। और जैसे ही 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चेंज होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब एक जगह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होता है तो पूरे यूनिवर्स पर उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो हम क्या लेते हैं, नेग्लिजिबल लेते हैं। इतना हमारे लिए वो मायने नहीं रखता जितना कि वो होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वाई इज द वेट ऑफ बॉडी मोर एट पोल एंड लेस एट इक्वेटर। जो हमारी एक्सेलेरेशन यानी कि वेट होता है बॉडी का, वो पोल पर ज़्यादा है और इक्वेटर पर कम है। कारण क्या है इसका, वैल्यू ऑफ रेडियस एट पोल इज लेस देन द वैल्यू ऑफ रेडियस एट इक्वेटर, ठीक है ना। इसलिए ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर। ये इसका मेन रीजन रहेगा हमारे पास, जो काउंट में हम लेकर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अभी जो हमने बात की थी कि देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सबसे वीक फोर्स है हमारे लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सबसे वीक फोर्स है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका कारण क्या है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर ही जो हमारा यूनिवर्स है वो टिका हुआ है। जितने प्लैनेट मूव करते हैं, एस्टेरॉयड मूव करते हैं, सैटेलाइट मूव करते हैं, इवन हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी ग्रेविटेशनल फोर्स पर ही बेस्ड होती हैं।
इसलिए हमारे लिए ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है, व्हाट इज द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट जो है किसी भी बॉडी का हमारे जो अर्थ है उसके सेंटर पर 0 रहता है हमेशा, यो नोट कर लीजिए। एक पॉइंट होता है, मेन पॉइंट एक और है, वेयर डज ए बॉडी वेट मोर एट सरफेस ऑफ द अर्थ आर इन ए माइन। जो बॉडी का वेट है वो सबसे ज़्यादा, देखिए सेंटर पर तो क्या होगा 0 हो गया, अब वो पूछता है भी उसके सरफेस पे ज़्यादा होगा या कोई माइन है वहाँ पे ज़्यादा होगा। देखिए एट सरफेस ऑफ अर्थ एज डिक्रीजेज विद डेप्थ के साथ वो घटता जाएगा। तो ये है हमारे लिए मेन पॉइंट। और एक जो है हमारे सबसे कई बार आ जाता है, जो फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनेंट थे उनका नाम क्या था। तो जो हमारे फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनेंट थे उनका नाम था मिस्टर राकेश शर्मा, जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था। एक क्वेश्चन आ जाता है, पार्किंग ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट ऑफ स्टेशनरी पार्टिकल इज पार्किंग ऑर्बिट, इट लाइज इन द इक्वेटोरियल प्लेन एट अबाउट, हमने जो बात की थी 36,000 किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ सरफेस नियर अबाउट। दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे, वाई वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, या हम एक क्वेश्चन है आपके सामने, डू द फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू ग्रेविटेशन। भाई ग्रेविटेशन के कारण फ्रिक्शन अराइज होता है, नो नेवर। ओरिजिन ऑफ द फ्रिक्शन इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर, ओरिजिन ऑफ द फ्रिक्शन इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर, इसलिए ग्रेविटेशन के कारण कभी भी फ्रिक्शन जो है इंड्यूस नहीं होता है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, वो होती है हमारी 0 होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यदि हम इन्फिनिटी ले। अब ये एक दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, डज द स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट रिमेन कांस्टेंट इन एन ऑर्बिट। क्या किसी सैटेलाइट की स्पीड जो है ऑर्बिट में कांस्टेंट रहती है। देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, स्पीड ऑफ सैटेलाइट विल बी कांस्टेंट इफ द ऑर्बिटल पाथ ऑफ सैटेलाइट इज सर्कुलर होगा, यदि इसका पाथ सर्कुलर होगा तो वो कांस्टेंट रहेगी। बट ऑन द अदर हैंड इफ द ऑर्बिटल पाथ ऑफ सैटेलाइट इज इलिप्टिकल हो, इलिप्टिकल और सर्कुलर में फर्क होता है। यदि इलिप्टिकल होगा तो देन इट्स स्पीड इन इट्स ऑर्बिट इज नॉट कांस्टेंट, इन दैट केस एरिया वेलोसिटी इज कांस्टेंट। उस केस में जो हमारे पास एरिया वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है हमारे पास, जो जनरल क्वेश्चन है, देखिए आप नोट करते रहिए। क्या होगा यदि ग्रेविटी खत्म हो जाए, सडनली डिसअपीयर हो जाए, तो क्या होगा। अगर ग्रेविटी यानी कि जो हम जिसकी वैल्यू 9.8 लेते हैं वो सडनली डिसअपीयर हो जाती है तो क्या होगा। नंबर 1 तो ऑल द बॉडीज विल लूज देयर वेट, तो किसी बॉडी में वेट नहीं रहेगा। वेट किसके कारण होता है, ग्रेविटी के कारण होता है। सेकंड, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन विल सीज, तो वो भी रुक जाएगा जो मोशन है अराउंड द सन। सो सेंट्रीपिटल फोर्स शैल नॉट बी प्रोवाइडेड। थर्ड, वी शैल बी थ्रोन अवे फ्रॉम द अर्थ ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर ग्रेविटी ना रहे तो हम भी नहीं रहेंगे, हम भी फेंक दिए जाएंगे स्पेस में, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, मोशन ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड द अर्थ विल नॉट बी पॉसिबल एज नो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड, क्योंकि इस केस में हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं होगा। इसलिए यदि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम नेगलेक्ट मान लेते हैं तो हमारा लाइफ भी इम्पॉसिबल हो जाता है। एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चों के मन में, वाई आ स्पेस रॉकेट यूजली लॉन्च फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द इक्वेटोरियल प्लेन। मतलब जब भी हम रॉकेट को यूजली लॉन्च करते हैं तो वो वेस्ट टू ईस्ट इन द इक्वेटोरियल प्लेन, क्या कारण है। देखिए, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स पोलर एक्सिस, एवरी पार्टिकल्स ऑन द अर्थ हैज ए लीनियर वेलोसिटी डायरेक्टेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दिस वेलोसिटी इज मिनिमम एट इक्वेटर। इक्वेटर पर क्या होती है, मिनिमम होती है, नहीं सॉरी मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम, क्योंकि हम वी लेते हैं आर ओमेगा के बराबर लेते हैं।
So when the rocket is launched from the west to east, the maximum velocity gets added to the velocity with which rocket is launched, hence launching become easier। उससे क्या होगा, लॉन्चिंग जो है बिल्कुल आसान हो जाती है, इसलिए हम वहाँ पर इसका वेस्ट टू ईस्ट में हम लेकर चलते हैं, वेस्ट टू ईस्ट लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इज इट पॉसिबल फॉर ए बॉडी टू हैव इनर्शिया बट नो वेट? क्या ये संभव है कि बॉडी का इनर्शिया हो और वेट ना हो? देखिए इसका जो आंसर रहेगा, पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ए बॉडी। जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मास के हैं। वेयर एज द वेट ऑफ बॉडी इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द बॉडी। सिंस मास ऑफ बॉडी कैन नेवर बी जीरो बट वेट ऑफ बॉडी कैन बी जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब मास कभी जीरो नहीं हो सकता लेकिन वेट जीरो हो सकता है। हेंस इट इज़ पॉसिबल फॉर ए बॉडी टू हैव इनर्शिया बट नो वेट, बट नो वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वेयर इज द ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो एंड वेयर इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो इन केस ऑफ अर्थ? ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट इज जीरो बोथ एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड एट इन्फिनिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है जीरो कहाँ पर है, सेंटर ऑफ द अर्थ और एट द इन्फिनिटी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज जीरो एट इन्फिनिटी, ये हमारा इसका आंसर रहेगा। एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार आपको समुद्र के में जब ज्वार भाटा आता है तो उसमें क्या आता है, एक्सप्लेन वाई टाइडल वेव्स हाई एंड लो टाइड्स आर फॉर्म ऑन सी। समुद्र में पानी ऊपर नीचे क्यों उठता है? मेन कारण क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून ऑन सी वाटर कोजेज हाई टाइड्स। तो वो जो है ज्वार भाटा आता है उसमें टाइड्स आते हैं। टाइड्स एट वन प्लेस कोज लो टाइड्स एट अदर प्लेस। Attraction by sun also cause tides but only of half the magnitude. Hence on new moon and full moon when both effects at tides are very high। एक छोटा सा क्वेश्चन है, why earth is flat at the poles? पोल्स पर हमारी पृथ्वी फ्लैट है, क्यों? कारण क्या है? It is due to rotation of earth about its polar axis. It is due to rotation of earth about its polar axis। एक क्वेश्चन और आता है, why does a tennis ball bounces higher at hills than on plains? यदि आप मान लो किसी भी टेनिस की जो बॉल होती है अगर आप उसको पहाड़ों पर उछालोगे तो वो ज़्यादा उछलती है और जबकि प्लेन जो मैदान होते हैं वहाँ पर कम होते हैं। कारण क्या है? देखिए वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस ऑन हिल्स, क्योंकि ऊंचाई के साथ कम होती है, देन ऑन द प्लेन्स। देयरफॉर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन बॉडी इज लेस ऑन द हिल्स देन एट प्लेन्स। हेंस टेनिस बॉल बाउंसेज हायर एट हिल्स देन ऑन प्लेन्स। वो तो वही बात होगी ना, चंद्रमा पर यदि हम छलांग लगाना चाहेंगे तो हम ज़्यादा ऊंची छलांग लगाते हैं जबकि पृथ्वी पर इतनी ऊंची। कहने का मतलब यदि हम पृथ्वी पर 1 फुट की छलांग लगाते हैं तो चंद्रमा पर वही छलांग कितनी हो जाती है, 6 फुट हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी ज़्यादा है चंद्रमा की बजाय। तो ये था हमारे पास आज का जो मुख्य पॉइंट था। हमने जो लेसन को एक क्विक रिव्यू दिया आपके लिए और आशा है कि आपको लेसन समझ में आ गया होगा पूरा हमारे पास। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए रहेंगे हमारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, उनको ज़रूर देखिएगा। तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।